हेलो दोस्तों। तो आज हम हमारे जावा इंटरव्यू टॉप 50 क्वेश्चन के पार्ट थ्री से पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग विथ एग्जांपल्स। अभी हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या है वो समझेंगे। पहले हम मेथड ओवरलोडिंग समझेंगे। तो हम पहले मेथड ओवरलोडिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए हम पहले जाते हैं क्लास में और समझते हैं। ये देखिए हमारे पास मैंने एक मेथड ओवरलोडिंग के लिए एग्जांपल क्लास बनाया है, जिसमें क्या है ना, कैलकुलेट एरिया नाम से दो मेथड है एक्चुअली विथ सेम नेम। बट इसका जो पैरामीटर है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इस जो राउंड ब्रैकेट में हम देख रहे हैं ना, उसको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोलते हैं, वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमने डिफरेंट लिया है, मतलब यहाँ पर हमने एक जगह पे दो लिया है, एक जगह पे तीन लिया है, लेकिन हम इसी को काउंट सेम रख के भी, मान लीजिए ये है बट थ्री का काउंट है, बट यहाँ पर हमको लास्ट में इंट नहीं लेना है, डबल लेना है। एक एग्जाम्पल के लिए अभी तो ये एरर दे रहा है क्योंकि हम इंट में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसको भी चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो सेम नाम से अगर कोई मेथड आपने बनाई है, बट उसके आर्ग्यूमेंट्स या फिर उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो ये हो जाता है मेथड ओवरलोडिंग। अभी इसमें एक और चीज आती है कि ये जो है ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पे ही डिसाइड होता है मेथड ओवरलोडिंग। इसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, यहाँ पर रिटर्न टाइप डबल है। अगर मैं एक मेथड बनाऊं जिसका नाम सेम है, जिसके आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर सेम है, बट सिर्फ रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो उसको मेथड ओवरलोडिंग हम नहीं कह सकते। और वैसा अगर हम लिखते हैं कहाँ पे, तो वो एरर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, अगर हमने यहाँ पर ये मेथड है, इसको रिटर्न टाइप जो है इसको डबल कर दिया, तो ये एरर देने लग गया। देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसका नेम और आर्ग्यूमेंट पैरामीटर सेम है, तो ऐसी हम मेथड लिख ही नहीं सकते जावा में। समझे, सिर्फ रिटर्न टाइप अलग देके हम क्या लिख सकते हैं कि सेम नेम है, सेम रिटर्न टाइप है, या फिर डिफरेंट रिटर्न टाइप है, बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट ही चाहिए, तभी हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गए मेथड ओवरलोडिंग की। ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, हम एक ही मेथड के नाम से, जो लाइक कैलकुलेट एरिया, तो कैलकुलेट एरिया तो किसी भी चीज का कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कल का कर सकते हैं, रेक्टेंगल का कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया सर्कल, ऐसे अलग अलग नाम लिखने से अच्छा है कि कैलकुलेट एरिया नाम लिखे और मेथड ओवरलोडिंग करें, उनकी डेफिनेशंस अलग अलग लिखे। तो ये इजी रीडेबिलिटी इससे बढ़ती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा इजी होता है। तो इसके लिए मेथड ओवरलोडिंग का नॉर्मली यूज होता है। तो आपको आई होप ओवरलोडिंग कंसेप्ट समझ गए होगी। मैं अभी आपको बताता हूँ ओवरराइडिंग कंसेप्ट। ओवरराइडिंग में क्या होता है। सो मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स की जो एक प्रॉपर्टीज आती है इनहेरिटेंस करके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उस प्रॉपर्टी का, उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। उस जगह पर मेथड ओवरराइडिंग
यूज होता है एक्चुअली। अभी मैं आपको क्लास के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक एनिमल नाम का क्लास है। एनिमल नाम का क्लास है। एनिमल क्या हो गया? एनिमल में कुछ भी आता है, कैट आएगा, डॉग आएगा, कोई लॉयन आएगा, सब आएगा। तो हमने एक पेरेंट क्लास बनाया जिसका नाम है एनिमल। अभी एनिमल क्लास में हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक मेथड लिखी जिसका लॉजिक है, जिसमें जिस मेथड में हमने कोड लिखा है कि भाई ये कौन सा ग्रुप है, ये प्रिंट करो। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये एनिमल्स का ग्रुप है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? एनिमल ग्रुप। ये हमने लॉजिक लिखा है यहाँ पे। मेथड का नाम क्या है? प्रिंटिंग टेक्स्ट। अभी हमने क्या किया, हमको आगे जाके लगा कि अभी हमारे पास एनिमल का ग्रुप मिल गया है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कैट्स है, बहुत सारे डॉग्स है। तो हमें कैट्स का भी एक ग्रुप बनाना है और डॉग्स का भी एक ग्रुप बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाया कैट नाम से, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। एनिमल को क्यों एक्सटेंड कर रहा है? क्योंकि एनिमल के अंदर ही तो कैट आता है, करेक्ट। तो ये एक्सटेंड उस क्लास को कर रहा है जो उसका पेरेंट है, पेरेंट है, उसके अंदर आ रहा है ये। तो एनिमल को एक्सटेंड किया कैट ने। अभी जब एनिमल को एक्सटेंड किया तो उसको एनिमल क्लास के जितने भी मेथड्स है वो डायरेक्टली यूज करने का चांस मिल गया। किसको मिल गया? कैट को। तो अगर हम देखें तो ये जो प्रिंटिंग टेक्स्ट मेथड है, ये एक्चुअली एनिमल क्लास की थी, जो हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं यहाँ पर इसमें। बट अगर हम इसको विदाउट दिस यूज करेंगे और सुपर डॉट प्रिंटिंग टेक्स्ट करेंगे, तो क्या होगा? ये जो है, अगर हम सुपर डॉट प्रिंटिंग टेक्स्ट क्या करता है एक्चुअली, जो एनिमल की मेथड है, जो पेरेंट क्लास की मेथड है, जिस उसमें जो बॉडी है, उसमें जो लॉजिक लिखा है, वो एज इट इज हमारे चाइल्ड क्लास के मेथड को दे देता है। तो इसने सुपर ने क्या किया, इसने एनिमल क्लास के अंदर का जो भी लॉजिक लिखा है वो पास कर दिया हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये होता है। बट अभी मैं आपको एक बार ये रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट, इसका रेफरेंस दिया, और सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, बट इसको रेफरेंस हमने दिया चाइल्ड क्लास का, और हम उसको प्रिंट करने जा रहे हैं। लेकिन चाइल्ड क्लास में हमने कुछ भी अलग मेथड नहीं लिखा है, हमने डायरेक्टली सुपर क्लास क्लास में जो लॉजिक है उसको कॉल कर लिया है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए, अभी ये प्रिंट करेगा एनिमल ग्रुप, मतलब जो कि पेरेंट क्लास में दिया है वही प्रिंट किया इसने। अभी हम क्या करेंगे, इस कैट में हमको, भाई हमको पेरेंट क्लास का जो लॉजिक है वो नहीं चाहिए, हमको हमारे खुद से कुछ नया लॉजिक लिखना है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एड कैट इज इक्वल टू और समथिंग, ऐसा कुछ भी जो लॉजिक हमारे दिमाग में है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के लिए सिर्फ प्रिंटिंग का लॉजिक लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमको यहाँ पर जब कैट का अगर हमारा ये बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो हमें क्या चाहिए, कैट प्रिंट होना चाहिए। अभी हमने इसको रन किया फिर से, और देखिए तो क्या प्रिंट हुआ, कैट ग्रुप। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि इसने इस चीज को, इस मेथड को जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है, उसको ओवरराइड कर दिया किससे? चाइल्ड क्लास के मेथड से। मेथड नेम, मेथड रिटर्न टाइप, मेथड आर्ग्यूमेंट विल बी सेम, वो सेम रहेंगे। समझ में आया? वो चेंज नहीं करेंगे अपन, चेंज नहीं करते। अगर चेंज किया तो वो ओवरराइड नहीं होता है, वो चाइल्ड क्लास का एक सेपरेट मेथड बन जाता है।
यहाँ पर ओवरराइड हम एनोटेशन देते हैं, ये एनोटेशन देना एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, हम हटा भी देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली, अगर आप सेम नेम करेक्टली लिखते हो, सेम आर्गुमेंट सेम नेम, तो वो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास से ओवरराइड कर लेता है। तो ये हो गया ओवरराइडिंग कंसेप्ट। तो आई होप ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। और इसका अभी मैं जो है कि आपको बताना कैसे है वगैरह वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग एग्जैक्टली मतलब क्या हो जाता है कि ये नाम सिमिलर लगते हैं तो कंफ्यूज होता है कि कौन सा वाला क्या कर रहा है। तो ये याद करने का मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब क्या हो रहा है, आप देखिए, ओवरलोडिंग ज्यादा लोड हो रहा है, बराबर। और ओवर राइडिंग, राइडिंग का मतलब क्या होता है, राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी, सवारी करना वगैरह, उसको हम बोलते हैं राइडिंग, बराबर। मतलब उस पे चढ़ना, जो पहले से है उस पे चढ़ना और अपना कंट्रोल उसमें डालना, ये ऐसा इसको ओवर राइडिंग बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए ओवरलोडिंग वो मीनिंग से क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी एक चीज है, एक मेथड है, हम उसको भर रहे हैं अलग अलग लॉजिक से। तो वो कैसे हो सकता है, एक मेथड को अलग अलग आर्ग्यूमेंट या फिर अलग अलग पैरामीटर्स देके वो चीज परफॉर्म होती है। और ओवरराइडिंग कैसे होती है कि एक चीज है वहां पे, हम उसके ऊपर अपना दूसरा लॉजिक लिख रहे हैं। समझ समझ गया। तो एक पेरेंट क्लास था, उसके उसकी मेथड में जो लॉजिक लिखा था वो हम ओवरराइड करके अपना कुछ दूसरा चाइल्ड क्लास में लॉजिक लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अगर इमेजिन करोगे इन चीजों को तो ये आसानी से इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इन जावा, मेथड overloading is made possible by introducing different methods in the same class consisting of the same name. Still, all functions differ in the number or type of parameters. It takes place inside a class and enhances program readability. The only difference in the return type, the only return type में सिर्फ difference रखना, the only difference in the return type of the method does not promote method overloading. ये properly ध्यान रखिए। ओके, तो ये हो गया ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरराइडिंग अभी देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इज द कंसेप्ट इन विच टू मेथड्स हैविंग द सेम मेथड सिग्नेचर आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट क्लासेस, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इन विच मेथड, फिर से बताता हूँ। मेथड ओवरराइडिंग इज द concept in which two methods having the same method signature are present in two different classes in which an inheritance relationship is present. A particular method implementation already present in the base class or parent class is possible for the derived class by using method overriding. आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन द मेन मेथड बी ओवरलोडेड? अभी हमने मेथड ओवरलोडिंग का देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हम देके मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हमें पता है कि जावा में जब जावा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई भी जावा की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। जेवीएम में मेन मेथड को ही स्टार्टिंग में कॉल होना, वो जेवीएम पहले मेन मेथड फाइंड करता है और उसी से हमारा पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ऐसा फंक्शनैलिटी पूरा हमारे जावा में जेवीएम में दिया है, मतलब है। तो ये चीज है। अभी मेन मेथड तो हमको तो ये समझ गया कि मेन मेथड से ही जावा का प्रोग्राम, जावा की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। बट क्या मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं हम? मेन नाम से ही अलग अलग मेथड्स लिख सकते हैं हम? तो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल टू ओवरलोड द मेन मेथड। वी कैन क्रिएट एज मेनी ओवरलोडेड मेन मेथड्स वी वांट। However, JVM has a predefined calling method
that JVM will only call the main method with the definition of this public static void main और उसके अंदर array of strings args, ये जो है इसी को कॉल करेगा। जो जो स्टार्टर है, जो जेवीएम है, जेवीएम स्टार्टर में कौन सी मेथड को कॉल करेगा, इसी को मेथड को कॉल करेगा। अभी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखिए मेन क्लास है हमारे पास, यहाँ पर मेन मेथड है, यहाँ पर मैंने मल्टीपल मेन मेथड्स बनाई है विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इसकी वजह से अभी क्या हो गया, मेन मेथड ओवरलोड हो गए। लेकिन अगर हम इसको रन करें क्लास को, तो ये प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट सिर्फ मेन मेथड कर रहा है। क्यों मेन मेथड कर रहा है, क्योंकि ये मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। और ये जो नीचे दिए हुए मेन मेथड है ना, ये नीचे दिए हुए मेन मेथड, ये इसमें प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया है। अभी फॉर एग्जांपल एक मेथड को हम कॉल करते हैं, फ्लोट को 10.7, सही तो लिखता है ना। तो अभी हमने फ्लोट की मेथड को कॉल किया और यहाँ पर हमने क्लास को रन किया, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ओवरलोडेड फ्लोट मेन मेथड भी प्रिंट हो गया, जो कि यहाँ पर फ्लोट में लिखा है, करेक्ट। बट वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेन मेथड से हुआ, क्योंकि जब भी जावा जेवीएम है, जेवीएम इसी मेथड को रिकॉग्नाइज करता है और कॉल करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे वर्क करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए शुरू करते हैं। 13, ए सिंगल ट्राई ब्लॉक and multiple catch blocks can coexist in a Java program. Explain. Try catch जो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें जो है इसमें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिंगल ट्राई और मल्टीपल कैच, क्या ये पॉसिबल है? तो अभी मैंने तो कोड दिखा दिया, तो ये पॉसिबल तो है, लिखा है, विदाउट एरर आ रहा है। ये इंटेलिजेंट आईडी है। यहाँ पर अगर हमारे कोडिंग के रिटर्न राइट करते हुए कुछ एरर आता है, तो यहाँ पर वो रेड में दिखा देता है। तो अभी हमारा क्या चालू था, ए सिंगल ड्राइवर मल्टी कैच ब्लॉक कैन एग्जिस्ट। हाँ, तो इसका आंसर है यस, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स कैन एग्जिस्ट बट स्पेसिफिक अप्रोचेस शुड कम prior to the general approaches because the only first catch block satisfying the catch condition is executed. तो इसका ये मीनिंग है कि ट्राई के साथ मल्टीपल हम कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या करता है, एक्सेप्शन के अंदर सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं। ये जनरल एक्सेप्शन है, इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आता है, इसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आ जाता है। तो जो जनरल अप्रोच वाले एक्सेप्शन होते हैं, वो हम उसका कैच ब्लॉक हम एट द एंड लिखते हैं, और जो स्पेसिफिक टारगेट वाले, हमें जो मिनिमम मतलब स्पेसिफिक टारगेट वाले एक्सेप्शन होते हैं, उनको हम फर्स्ट लिखते हैं। इसका रीजन ऐसा है कि ट्राई के बाद जो पहला कैच एक्सेप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो पहला सिमिलर, इसमें समझ लीजिए कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया, और ये पहले यहाँ जाके देखेगा कि यहाँ पे कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ देगा। इसको देखेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच कर रहा है क्या, इसने इसमें अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन
कैच कर रहा है तो ये इतना एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद में वाले कैच वो देखेगा भी नहीं। तो इसलिए हमको जो जनरल है वो सबसे लास्ट में लिखने पड़ते हैं और जो स्पेसिफिक है हमारे मतलब एक्सेप्शन रिलेटेड तो उनको पहले लिखते हैं। ये वाला हमको मतलब एक हायरार्की फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन वेरिएबल मेथड क्लास। अभी फाइनल कीवर्ड है उसका जो यूज है वेरिएबल मेथड और क्लास इन तीनों में कैसे कैसे होता है तो हमको ये अ, अभी सीखना है या फिर देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे है इसका यूज। तो अभी मैं पहले आपको एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ही तो फाइनल वेरिएबल कैसे बनता है। अगर हमको क्लास को फाइनल बनाना होगा तो पहले तो देखिए क्लास फाइनल ऐसे बनता है। उसके बाद कोई वेरिएबल है समझ लीजिए इंट इंट आईडी नंबर ये है। अभी इसको हमको फाइनल बनाना है तो इसको फाइनल हम यहाँ पर फाइनल लिख के बनाएंगे। और कोई मेथड है यहाँ पर मेथड है तो मेथड का नाम लिखता हूँ मेरी मेथड जो कि प्रिंट कर रही है मेरी मर्जी। अभी ये मेथड हमने बनाई है इसको फाइनल कैसे करना है। तो इसको फाइनल करने के लिए पब्लिक ये पब्लिक है प्राइवेट है ये पहले हम लिख लेंगे। लेकिन इसको फाइनल करना है तो फाइनल ऐसे फाइनल करके हम लिख सकते हैं। ये इनिशियलाइज नहीं किया बोल रहा है लेकिन हम यहाँ पे इसको फाइनल अगर इसको यहाँ पर आईडी मेरी मेथड के अंदर आईडी नंबर को यहाँ पर 10 लिख दिया। ये ऐसी चीजें हैं फाइनल कैसे लिखते हैं आपको समझ गया। अभी इसका मैं बताता हूँ एक बार अगर वेरिएबल को फाइनल कर दिया तो या तो आपको उसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही वैल्यू देनी पड़ती है या फिर एक बार नीचे कहीं तो पे आप इनिशियलाइज कर दीजिए उसको। क्या क्या बोल रहे हैं। कुछ तो है पता नहीं। हाँ तो ठीक है इसको हमने या तो इनिशियलाइज के टाइम पे ही वैल्यू दे सकते हैं या फिर उसके बाद अगर कभी वैल्यू देनी है तो सिर्फ एक ही बार वैल्यू दे सकते हैं। उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते वेरिएबल में। ये हो गया वेरिएबल का फाइनलाइजेशन। सॉरी ये ऐसे क्यों हो रहा है। ये देखना पड़ेगा दोस्तों एक्चुअली अगर फाइनल होता है तो वो एक बार इनिशियलाइज करते हैं या फिर एक ही बार उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा रहता है यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है वो मैं एक बार देख लूँगा। दूसरी चीज़ है फाइनल अगर मेथड हम फाइनल करते हैं तो मेथड में जो लॉजिक लिखा है जो जितने कुछ लाइन लिखे आपने इंट कुछ भी लिख सॉरी एस आउट
ये 2 बार एसो आउट लिखा है, समझ लीजिए आपने। तो ये एज इट इज ही लॉजिक लिखा जाएगा, इसका कोई भी चाइल्ड क्लास इसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। जो हमने ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखा था ना, अगर मेथड फाइनल होती है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता कोई। और क्लास अगर फाइनल होता है तो क्लास अगर फाइनल होता है तो इसको कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता, समझ गए। अगर फाइनल क्लास है, नो क्लासेस कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास डिक्लेयर्ड एज फाइनल, बट द फाइनल क्लास कैन एक्सटेंड अदर क्लासेस। तो इसको कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसका इसके प्रॉपर्टीज का यूज कोई चाइल्ड क्लास नहीं कर सकता। अगर किसी चाइल्ड को हमको देना नहीं एक्सेस, तो उसके लिए हम इसको फाइनल लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल कैसे वर्क करता है फॉर वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। अभी मैं थोड़ा थियोरेटिकली आपको तो समझाता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। इन जावा द फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड एज डिफाइनिंग समथिंग एज कांस्टेंट और फाइनल एंड रिप्रेजेंट द नॉन एक्सेस मॉडिफायर। उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज वो रिप्रेजेंट करता है। फाइनल वेरिएबल में क्या होता है, व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल इन जावा द वैल्यू कांट बी मॉडिफाइड वंस इट हैज बीन असाइंड। if any value has not been assigned to that variable, then it can be assigned only by the constructor of the class। ओके सॉरी, मेरा मिस्टेक यहाँ पे था, मैं मेथड में उसको इनिशियलाइज कर रहा था, बट वो मेथड में नहीं, उसको हम बस कंस्ट्रक्टर में ही, क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए फाइनल मेथड में क्या होता है, फाइनल मेथड, ए मेथड डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय इट्स चिल्ड्रन क्लासेस। ए कंस्ट्रक्टर कैन, हाँ, और एक और चीज है कि कंस्ट्रक्टर कभी फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम मेथड, मतलब जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता है कभी भी, सिर्फ मेथड्स को कॉल करता है, मेथड्स को ओवरराइड करता है। तो कोई सेंस नहीं बनता है कंस्ट्रक्टर को फाइनल बनाना ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल, मेथड और क्लास ही फाइनल बन सकते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। और फाइनल क्लास, नो क्लासेस कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास डिक्लेयर्ड एज फाइनल, but that final class can extend other classes for its usage। मतलब वो तो किसी को एक्सटेंड नहीं करने देगा, लेकिन वो किसी और क्लास को जो का चाइल्ड क्लास बन सकता है उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो ये है फाइनल का। अभी आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डू फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड्स हैव द सेम फंक्शन। डू फाइनली, फाइनल, फाइनली, फाइनल एंड हैव द सेम कीवर्ड्स हैव द सेम फंक्शन। तो ये तीनों सेम फंक्शन नहीं है, यूज नहीं, इसके अलग अलग यूज है सबके। तो वो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पूछेगा तो नो बोल देने का। ऑल थ्री कीवर्ड्स हैव देयर ओन यूटिलिटी व्हाइल प्रोग्रामिंग। और हाँ, अभी फाइनल का क्या है, फाइनल का तो हमने देखा, इफ रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लासेस, वेरिएबल और मेथड्स, द फाइनल कीवर्ड कम्स in handy। Inheritance of a final class and overriding of a final method is restricted by use of the final keyword। The variable value become fixed in a fixed after incorporating the final keyword। और ये एग्जांपल है हमने अभी जो समझे थे। फाइनली में क्या होता है, फाइनली इज द ब्लॉक प्रेजेंट in a program where all the codes written inside it get executed irrespective of handling of exception। एग्जाम्पल, इसमें क्या है ना, फाइनली जो है, फाइनली ट्राई कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे यूज होता है। और ये फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है कि ट्राई कैच जो है वो परफॉर्म होने के बाद में फाइनली एग्जीक्यूट होना ही होना है। फाइनली अगर ट्राई से कैच में जाए
एक्सेप्शन आए तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन ना आए तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, फाइनली एग्जीक्यूट होना ही है। तो ये इसका एक काम है कि फाइनली कुछ तो एग्जीक्यूट, हमको कुछ कोड लिखा होता है जो कि हमको मतलब उसका लॉजिक वो कोड लिखना ही होता है, वो कंपलसरी हमको रिटर्न करना ही होता है, तो वो चीजें हम फाइनली में डाल देते हैं। ये होगा फाइनली का यूज। और फाइनलाइज में क्या है, फाइनलाइज prior to the garbage collection of an object, the finalize method is called so that the cleanup activity is implemented। अभी यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये क्या बोलना चाहता है, ये एक हमारी मेन मेथड है जहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाई और इस स्ट्रिंग को बाद में हमने एग्जांपल नल सेट कर दिया। अभी नल सेट करने के बाद सिस्टम डॉट जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर को हमने मैन्युअली कॉल किया है। ये मैन्युअली हम कॉल नहीं करते तो प्रोग्राम एंड के टाइम पे वगैरह गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली कॉल तो होता ही है, बट यहाँ पे सिस्टम डॉट जीसी डाल के ये कोड लिख के हमने मैन्युअली गार्बेज कलेक्टर को कॉल किया है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेमोरी फ्री करने का, मेमोरी रिलीज करने का, जो भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है उनको डिलीट करने का काम करता है। तो अभी जब हमने गार्बेज कलेक्टर को कॉल किया तो उस टाइम पे वो एक्चुअली में फाइनलाइज मेथड को इंटरनली कॉल कर लेता है, फाइनलाइज मेथड। और फाइनलाइज मेथड को क्यों कॉल करता है, कुछ रिमेनिंग पेंडिंग वगैरह अगर टास्क, या समझ लीजिए कि कोई फाइनल फाइल ओपन रह गई है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत जावा के कुछ चीज़ें होती है। आप सीधी भाषा में समझिए कि जावा के कुछ चीज़ें होती है जो गार्बेज कलेक्टर के कॉल से पहले एंड होनी चाहिए, जो क्लोज होनी चाहिए, वो चीज़ें क्लोज करने के लिए फाइनलाइज को कॉल करता है। कौन कॉल करता है, गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज को कॉल करता है, ये श्योर नहीं है, कभी कॉल हो जाता है कभी कॉल नहीं भी होता है, ये बता नहीं सकते हम, अनप्रिडिक्टेबल है कि ये गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज को कॉल ही करेगा क्या। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज है कि ये मतलब स्ट्रिक्टली गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज को कॉल ही करता है ऐसा नहीं होता है। बस इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने जो आज के क्वेश्चन देखे वो डिटेल में आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग उनका मिला होगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा मतलब जो टीचिंग का मेथड है उसमें कुछ आपके तरफ से फीडबैक है जो मैं इम्प्रूव करूँ, तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट्स में दे सकते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।